हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ हिस्ट्री जोन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रीवियस चैप्टर को डिस्कस करा था, जिसका नाम था सेकंड चैप्टर, दैट इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर आपकी बुक का, जिसका नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अब इससे पहले, जैसे कि आप जानते हो, जब हम मेसोपोटामिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक का, जो कि सीबीएसई ने हटा दिया है, अगर आप उसको भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में क्या था। इंसान का एक प्राइमरी लेवल का डेवलपमेंट हो रहा था, अभी इंसान खुद ही डेवलप हो रहा था और थोड़ा बहुत वर्क कर रहा था। लेकिन अब यहाँ से इस थर्ड चैप्टर से कहानी अलग चलेगी। अब इंसान के अंदर एक नई प्रवृत्ति जागृत होगी, वो औरों के एम्पायर्स को भी कब्जाना चाहेगा, अपने एरिया को और विस्तार में लाना चाहेगा, और ऐसे ही जो है लोगों की प्रवृत्ति विकसित होगी। अच्छा, तो अब जो एक नया चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपकी बुक में अच्छा सा एक थीम दिया है, जिसका नाम है एम्पायर। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एम्पायर का क्या मतलब होता है? एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, है ना, जाहिर सी बात है। और साम्राज्य से हम क्या समझते हैं कि एक ऐसा बॉडी, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो मतलब पॉलिटिकली स्ट्रांग है ही, कल्चरली और अच्छी पोजीशन में है ना, सिस्टमेटिक वे में सब एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, इफेक्टिव वहाँ पे सब चीज़ें हो रही हैं, वो आपका एम्पायर होता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, अब मेसोपोटामिया काफ़ी डेवलप हो चुका था। अब क्या था, उस मेसोपोटामिया के रीजन के आसपास ही किंगडम्स का इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू हो गया। तो 4th सेंचुरी बीसीई में, 4th सेंचुरी बीसीई में, बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट में क्या था, जो इरानियंस लोग थे, ईरान के जो इरानियंस लोग थे, इरानियंस ने क्या करा, असीरिया, याद करो जब हम मेसोपोटामिया चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक किंगडम था, या एक आप कह सकते हो एरिया था असीरिया के नाम से, है ना। जब हमने बोलते कि असीरियंस भी आए थे, बेबीलोनिया, है ना, असीरियंस, है ना, सुमेरियंस, अकेडियंस, है ना, तो उसमें असीरिया भी था मेसोपोटामिया में। तो 4th सेंचुरी बीसीई में या बिफोर क्राइस्ट में इरानियंस ने क्या करा, असीरिया को अपने कब्जे में ले लिया, मैक्सिमम पार्ट असीरिया का अपने कब्जे में ले लिया, जो कि मेसोपोटामिया का था। हालांकि कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्योंकि ट्रेडिंग अच्छी होती थी, व्यापारिक जो कार्य था, हमने डिस्कस करा था कि व्यापार के लिए मेसोपोटामिया जाना भी जाता था। तो असीरिया को हालांकि कब्जे में ले लिया है ईरानियंस ने, लेकिन ट्रेडिंग जो है अभी भी चल रही है, काफ़ी ट्रेडिंग करते थे। जैसे कि जो भूमध्य सागर है, जो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, तो उस सी के कोस्ट के आसपास, या जो ब्लैक सी है ना, वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वहाँ के एरिया के आसपास इनका ट्रेडिंग चलता था। तो ट्रेडिंग के लिए फिर भी ये फेमस थी और अच्छी सी ट्रेडिंग होती थी। फिर क्या हुआ, लगभग 200 सालों के टाइम डिफरेंस में, लगभग 200 सालों के बाद 6th सेंचुरी बीसीई में, बिफोर कॉमन एरा में क्या होता है, अलेक्जेंडर का उदय होता है, राइज ऑफ अलेक्जेंडर, जिसको आप क्या बोलते हो, सिकंदर। नाम सुना होगा आपने, सिकंदर बहुत फेमस पर्सन था। तो जो अलेक्जेंडर था, वो मैसेडोनिया नाम के शहर को बिलोंग करता था, मैकेडोन या मैसेडोनिया को बिलोंग करता था। ये जो शहर है, ये ग्रीक में था, ठीक है, ग्रीक में लाई करता था। अलेक्जेंडर जो था वो फिलिस्टीन का बेटा था, फिलिस्टीन का बेटा था, और फिलिस्टीन ने मैसेडोनिया को रूल करा था। फिर जब उसकी डेथ हो गई, तो उसने अपने बेटे अलेक्जेंडर को मैसेडोनिया को रूल करने के लिए दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ से अलेक्जेंडर जो है, जो सिकंदर है, वो अपने विजय अभियान जारी करेगा, वो बाकी कॉन्टिनेंट्स में जाएगा और अपने स्टैब्लिशमेंट करेगा अपने रूल की। तो क्या क्या कॉन्क्योर करेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिकंदर है, वो दुनिया के मेजर पार्ट्स को कवर अप करने वाला है ना, वहाँ पे अपना रूल करने वाला। तो ये नॉर्थन अफ्रीका हो गया, जो नॉर्थ अफ्रीका है, ऐसे ही जो आपका ईरान है, ईरान में अपना रूल स्टैब्लिश करेगा, आगे बढ़ेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ करेगा अपना रूल स्टैब्लिशमेंट, और ये ब्यास नदी तक, हमारे भारत की ब्यास के एरिया तक, ब्यास नदी तक पहुँचेगा, और उसके बाद वो नहीं जा पाएगा। जैसे कि मैं आपको अगर इंडिया का मैप थोड़ा सा शो करना चाहूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे हमारा इंडिया का मैप है, ऐसा कुछ होगा,
है ना। आप अभी मान लो इंडिया का कुछ मैप है हमारा ऐसा कुछ, ठीक है, या थोड़ा सही से अगर मैं इसको करूँ तो ये ऐसा कुछ, अभी आप अज्यूम कर लो ये हमारा जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है सिंधु नदी है, इंडस रिवर है ना, यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। तो यहाँ पे एक ब्यास नदी है। तो क्या जब अलेक्जेंडर ब्यास नदी तक पहुँचेगा, ठीक है, जब अलेक्जेंडर ब्यास तक पहुँचेगा उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसने इतना बड़ा एरिया कवर अप कर लिया था कि मैक्सिमम जो उसके सोल्जर्स थे थक जाते हैं बेचारे और कहते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ब्यास के बाद मगध की सीमाएं शुरू हो जाएंगी और मगध के शायद राजा धनानंद थे। तो उनका जो आर्मी सिस्टम था बहुत सिस्टमैटिक था, बहुत अच्छा उनका आर्मी सिस्टम था, और अगर वो आगे भी बढ़ते तो उनकी डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो वो वापस मुड़ जाते हैं। तो अलेक्जेंडर जो है मैसेडोनिया वापस चले जाता है, लेकिन मैसेडोनिया नहीं आ पाता, रास्ते में ही अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है और कुछ सोल्जर्स वहीं पे रह जाते हैं। तो ऐसे ही ये स्टोरी हमने प्रीवियस क्लासेस में या 12th में आएगा थोड़ा सा, तो हम डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ, क्योंकि अलेक्जेंडर के पास इतना बड़ा एरिया था, तो जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर का जो ग्रीक नेचर है ना, क्योंकि अलेक्जेंडर आई थिंक ग्रीक उसको बिलोंग करता था, तो जो ग्रीक का फ्लॉरिशमेंट है ज़्यादा होगा कंप्लीट एरिया में। तो क्या था, उस इस बड़े से एरिया में अब ग्रीक का थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगा, जो अलेक्जेंडर का था बड़ा सा एरिया। तो ग्रीक जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको हम कहते हैं हेलेंस। ग्रीक को क्या बोलते हैं, हेलेंस बोलते हैं। तो वहाँ पे हेलेनिस्टिक कल्चर डेवलप हो रहा था। क्या डेवलप हो रहा था, हेलेनिस्टिक कल्चर डेवलप हो रहा था, ठीक है। अलेक्जेंडर का जो इतना बड़ा एरिया था, क्योंकि अलेक्जेंडर ग्रीक को बिलोंग करता था ना, ग्रीक ओरिजिनेशन को बिलोंग करता था, तो जाहिर सी बात है ग्रीक थोड़ा और अच्छा होगा। तो उस अलेक्जेंडर के बड़े से एरिया में ग्रीक्स का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ। ग्रीक्स को हेलेंस कहते हैं, तो वहाँ पे उस पूरे एरिया में थोड़ा सा हेलेनिस्टिक कल्चर, ग्रीक कल्चर का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, और बाकी प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे, और ऐसे करके काफ़ी हेलेनिस्टिक कल्चर की रिस्पेक्ट हुई। और जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, उसके 300 सालों के बाद भी, 3 सेंचुरीज़ के बाद भी इस हेलेनिस्टिक कल्चर को लोग मानते थे, ग्रीक कल्चर को लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट पे करते थे। तो सोचिए इस ग्रीक कल्चर, इस हेलेनिस्टिक कल्चर ने कितना अच्छा डेवलपमेंट अपना करा। तो ये सारी कहानी हमें अलेक्जेंडर से मिलती है। आई होप आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो ये तो था थोड़ा सा अलेक्जेंडर की कहानी, और डाइवर्सिटी काफ़ी थी एरिया में, और अच्छे से उसने थोड़ा सा बड़ा रूल इस्टेब्लिशमेंट करा। अब क्या होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी है, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा होगा थोड़ा सा बिगड़ेगा ना, क्योंकि रूलर ही मर चुका है, तो अब कौन संभाले उस बड़े से एरिया को। तो अब क्या होगा, कुछ स्टेट्स, कुछ शहर क्षेत्र आगे आएंगे, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर मर चुका है। अब कोई आगे तो आएगा ना, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा, अपना रूल स्टैब्लिश करेगा। तो रोम ये चीज़ करेगा, और रोमन एम्पायर का ऐसे ही क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट होगा। तो अलेक्जेंडर जब डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोम के बारे में हम जानेंगे। अब देखो, रोम जो है ये इटली में था, पहले छोटा सा शहर था इटली का, ठीक है। रोम छोटा सा शहर इटली का था, और इसकी जो आर्मी थी ना, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी आर्मी थी, लेकिन बहुत अच्छी आर्मी थी, बहुत एक सिस्टमैटिक वे में अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखता था। तो फिर ये आगे बढ़ेगा और अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। रोम कैसे बढ़ाएगा, अब यहाँ पे एक पर्सन के बारे में हम जिक्र करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है वो रोमन हिस्ट्री में, थोड़ा सा उनके बारे में जिक्र करते हैं। आई होप आपको इतनी स्टोरी तो समझ में आई होगी ना, क्योंकि अलेक्जेंडर मर चुका है, तो कोई तो आगे आएगा, कोई इनिशिएटिव उठाएगा और खुद का रूल स्टैब्लिश करना चाहेगा। तो रोम पहले ऐसा करेगा। तो रोम छोटा सा था। अब क्या होगा, एक पर्सन है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर नाम के एक पर्सन का जिक्र मिलता है। बहुत फेमस पर्सन है, काफ़ी प्लेज हमारे स्कूल्स में होते हैं, और बहुत सब जगह इनको जाना भी जाता है। तो जूलियस सीजर क्या करेंगे, फर्स्ट सेंचुरी BCE के मध्य में, मिडिल में क्या होगा, जो जूलियस सीजर हैं ये रोम को फैलाएंगे और विस्तार में लाएंगे, और रोमन जो होगा कहाँ तक फैल जाएगा, आज के प्रेजेंट डे ब्रिटेन तक और ग्रीस तक। जो आज का ब्रिटेन है और आज का जो ग्रीस है, सोचिए वहाँ तक फैल जाएगा रोमन एम्पायर। तो ये जूलियस सीजर करेंगे अपने काल क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें वो अपनाएंगे, ऐसे इस एम्पायर का डेवलपमेंट होगा।
फिर आगे अगस्तस आएंगे, इनके एडॉप्टेड सन अगस्तस, ठीक है, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे अगस्तस के बारे में। तो ये अपने रूल को ऐसे फैलाएंगे। अब क्या होगा, जूलियस सीजर आ गए। इनकी जूलियस सीजर एक्चुअली में कौन थे? जूलियस सीजर एक हाई क्लास के क्या थे? मिलिट्री ऑफिशियल थे, ठीक है, मिलिट्री पर्सन थे, और इनकी एक मिलिट्री पर्सनैलिटी काफ़ी फेमस थी। तो इनकी एक मिलिट्री पर्सनैलिटी थी और हाई क्लास के ये मिलिट्री कमांडर थे। तो ये ऐसा करेंगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे रोम बहुत हाई एरिया में फैलेगा। रोम जो है सेकेंड सेंचुरी, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी सीई में क्या कर देगा? देखो अभी तक हम बीसीई का यूज़ कर रहे थे ना, बीसीई, अब हम सीई का यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? देखो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा मसीहा, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की स्टोरी चल रही है। अब सीई आ गया मतलब कॉमन एरा, अब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है, उसके बाद की कहानी आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो सेकंड सीई में जो रोमन एम्पायर है अपने आप को कई जगह फैला देगा। नॉर्थन अफ्रीका में अपना रूल स्टैब्लिश करेगा, यूरोपियन पार्ट्स में अपने आप को फैलाएगा, और और बहुत सारी जगह में अपने रूल को स्टैब्लिश करेगा रोमन एम्पायर। अब देखो, क्योंकि हमने आपको क्या बोला अभी कि रोमन एम्पायर क्या कर रहा है? अपने रूल को फैला रहा है। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े एरिया को रूल करना टफ टास्क रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, ये अपने उस एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो 4th सेंचुरी सीई में आते आते जो रोमन एम्पायर है अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर अब ये अपने आप को डिवाइड करेगा, एक तो वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर देगा और एक ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्योंकि रोमन एम्पायर अब इतना ज़्यादा विशाल हो गया था, इतना ज़्यादा फैल गया था कि इसको रूल करना थोड़ा सा टफ हो चुका था। तो 4th सेंचुरी सी में आते आते ये अपने आप को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड कर देगा। अब वेस्ट में क्या था रोमन एम्पायर का? वेस्ट, अगर मैं वेस्टर्न पार्ट की बात करूं तो जो रोमन एम्पायर था ये वेस्ट में कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी रहा करती थी, ठीक है, जैसे कि गॉथ, विसिगॉथ, सैंडल्स, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ ये रहा करती थी, अलग अलग ट्राइब्स होते थे ये, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी। तो वेस्ट में ये ट्राइब्स होते थे, कुछ गौथ का एक समूह था, विसिगॉथ के लोग थे, कुछ सैंडल्स के लोग थे। तो वेस्टर्न पार्ट में ये रोमन एम्पायर के लोग इनके साथ कनेक्शन बना के चलते थे, इनके साथ इन लोगों के रोमन्स के क्या थे? संबंध थे। और संबंध कैसे थे? जैसे कि ट्रेड में काफ़ी कुछ करते थे, एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे ये और रोमन एम्पायर के लोग, है ना। मिलिट्री सर्विस के लिए तैयार होते थे, मिलिट्री का रिक्रूटमेंट करना है, सेटलमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे पे आश्रित थे, अपने आप को ऐसे संबंध इनके स्थापित थे। लेकिन 4th सेंचुरी सीई में आते आते क्या हो गया, इनका जो संबंध था रोमन एम्पायर के लोगों का, इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों का जो संबंध था वो खराब हो गया, इसलिए वेस्ट में इसका कोलैप्स हो गया। क्योंकि अब ये लोग क्या करने लगे, रोमन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट में अटैक करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, वेस्ट, इसका जो रूल था रोमन का, वेस्टर्न में जो रूल था नष्ट हो गया और इन्होंने अपने खुद के किंगडम्स वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिए। तो ये कहानी मिलती है वेस्टर्न पार्ट की। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न पार्ट की। ईस्ट में क्या था? तो ईस्टर्न पार्ट में एक्चुअली बहुत बड़ी स्टोरी है, हम आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जो रोमन एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट था बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा कैसा था? प्रॉस्पेरस था, संपन्न था, है ना, आप कह सकते हो इजी लैंग्वेज में। तो अब क्या होता है 7th से 15th सेंचुरी के बीच में क्या होगा, अब यहाँ पे इस्लाम जो है, इस्लामिक धर्म का ओरिजिनेशन होगा, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद, ये नाम याद कर लेना आप क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो जो प्रॉफेट मोहम्मद है, प्रॉफेट मोहम्मद, इनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है इस्लामिक कल्चर में, बाकी कल्चर्स में भी। तो प्रॉफेट मोहम्मद क्या करेंगे, 7th से 15th सेंचुरी के बीच में क्या कर देंगे, प्रॉफेट मोहम्मद इस इस्लामिक धर्म को लाएंगे, इस इस्लामिक धर्म की ओरिजिनेशन करेंगे। तो अब क्या होगा, क्योंकि इस्लामिक धर्म आ चुका है, प्रॉफेट मोहम्मद जी जो हैं इस्लामिक धर्म को ला गए हैं,
तो जो इस्लाम के लोग होंगे इस ईस्टर्न पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे संपन्नता काफ़ी अच्छी है, एरिया काफ़ी अच्छा है, तो ये लोग अब ईस्टर्न पार्ट में कब्जा कर देंगे। और ईस्टर्न पार्ट में रोमन अम्पायर के क्या होगा, इस ईस्टर्न पार्ट में क्या हो जाएगा, इस्लाम के लोग आ जाएंगे। फिर और कुछ समय बाद क्या होगा, जब बहुत समय हो जाए, कुछ सेंचुरीज़ के बाद फिर क्या होगा, जब इस्लाम वहाँ पे है, तो इस्लाम जब कब्ज़ा कर रहा है उसके कुछ सेंचुरीज़ के बाद क्या हो जाएगा, ट्राइब्स जो है, नोमैडिक ट्राइब्स, वो अटैक यहाँ पे करने लग जाएंगे। अब नोमैडिक ट्राइब्स का मतलब क्या होता है, ये वो ट्राइब्स के लोग होते हैं जो कहीं फिक्स प्लेस में नहीं रहते, मतलब आज यहाँ पे रह रहे हैं तो कल कहीं दूसरी जगह रह लेंगे, परसों कहीं और जा रहे हैं। तो इसी ट्राइब में एक मंगोलियन ट्राइब आती है, मंगोल्स के लोग आएंगे, ठीक है। और मंगोल में इनके लीडर कौन थे, चंगिस खान। चंगिस खान बहुत फेमस नाम है। तो फिर मंगोलियन लोग क्या करेंगे, उसमें जो चंगिस खान का जब रूल रहेगा तो चंगिस खान इस्लाम को हटा के अब ईस्टर्न पार्ट में आ जाएगा, तो फिर मंगोलियंस लोग आ जाएंगे। तो पहले क्या था, ईस्टर्न पार्ट में प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को बनाएंगे और ईस्टर्न पार्ट में इस्लामिक लोग चले जाएंगे। उसके कुछ सेंचुरीज के बाद इस्लाम को हटा के कौन आ जाएंगे, मंगोलियंस आ जाएंगे, और चंगिस खान जो रूलर है वो यहाँ पे रूल करने लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इस अंपायर का थोड़ा सा कोलैप्सेशन हो जाएगा, ये अंपायर नष्ट हो जाएगा। अब फिर ये तो था ही कुछ फैक्टर्स, लेकिन अंपायर के अंदर भी थोड़ी सी आप कह सकते हो सिविल वॉर टाइप की हो रही थी, कनेक्शंस खराब हो गए थे, तो संबंध भी अंदर ही रूलर में खराब चल रहे थे। दैट्स वाई रोमन अंपायर जो है कोलैप्स हो जाएगा और तहस नहस हो जाएगा। तो ये स्टोरी है। अब एक लैंडमार्क रोमन अंपायर में अपने याद रखना है कि 4th सेंचुरी सीई में क्या होता है, एक रोमन अंपायर के रूलर हैं, ठीक है, रोमन के अंपायर के एक रूलर हैं, एम्पायर है, जिनका नाम है कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन, ये नाम ध्यान रखना है। तो 4th सेंचुरी सीई में ही क्या होगा, रोमन अंपायर के जो एक राजा है, एक रूलर है, जिनका नाम है कॉन्स्टेंटीन, अभी डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टेंटीन क्या हो जाएंगे, ये क्रिश्चियन बन जाएंगे, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे। और ऐसे करके यहाँ पे रोमन अंपायर में क्रिश्चियनिटी फैलेगी। तो ये आपने रीज़न ध्यान रखना है, और क्रिश्चनाइजेशन इस रोमन अंपायर में हो जाएगा। तो ये स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलिए इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है हमने समझ लिया। एक्चुअली 3 चैप्टर्स का बैकग्राउंड है ये। एक तो ये एन अम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, एक है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, और एक है नोमैडिक अम्पायर्स। तो अभी हम खैर एन अम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हमने समझ लिया। चलिए अब चैप्टर जो है थोड़ा सा शुरू करना हो। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एन अम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है कि एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला था, 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला था। तो स्टोरी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, किस टाइम की स्टोरी पढ़ेंगे, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो ये स्टोरी जो है जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है, दैट इज 1st सीई, ठीक है, 1st सीई में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो 1st सीई से लेके 7th से 15th सेंचुरी के बीच की कहानी है ये, ठीक है। 1st सीई से शुरू है ये कहानी और चलेगी कहाँ तक, 7th से 15th सेंचुरी के बीच तक चलेगी। तो ये स्टोरी हम इस टाइमलाइन में स्टोरी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 7th से 15th सेंचुरी के बीच में इस्लाम आ जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट मोहम्मद का कंसेप्ट। तो ये स्टोरी है, ये टाइमलाइन है, इस टाइम के बीच हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। अब एम्पायर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली 2 अंपायर थे, ठीक है। इस समय में बेसिकली 2 अंपायर्स थे। कौन कौन से अंपायर थे, एक तो था रोमन अंपायर जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे, ठीक है, एक है रोमन एम्पायर और एक है ईरानियन एम्पायर, ठीक है, एक है ईरानियन एम्पायर। तो ये 2 अंपायर्स, ये 2 साम्राज्य उस समय एग्जिस्ट करते थे, एक था रोमन एम्पायर और एक था ईरानियन एम्पायर। ये दोनों ही एम्पायर एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, अपोजिट में थे, और पॉलिसीज एक दूसरे के खिलाफ करते रहते थे, अटैक्स करते रहते थे। तो ये 2 अंपायर्स थे। अब इनके बीच डिफरेंस क्या था, देखो, अगर मैं कल्चर के बेसिस पे कहूँ, ठीक है, ट्रेडिशन के बेसिस पे कहूँ, तो जो रोमन एम्पायर है ये ज़्यादा डाइवर्स था,
रोमन एम्पायर में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर्स के लोग थे, हेलेनिस्टिक कल्चर, ध्यान रखो मैंने आपको बताया था। लेकिन ईरानियन जो एम्पायर है इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं था। बेसिकली ईरान के लोग थे ज़्यादातर और उतना डाइवर्सिटी नहीं थी यहाँ पे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम ओवरव्यू डिस्कस कर रहे थे उसी समय क्या था कि लैटिन भाषा रोम में मैक्सिमम यूज़ होती थी। ठीक है, जब जूलियस सीजर का अपना रूल चल रहा था फर्स्ट सी के बीच में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बेसिकली लैटिन भाषा का ही यूज़ होता था। हालांकि ग्रीक का भी यूज़ था, हेलेनिस्टिक कल्चर था, लेकिन लैटिन ज़्यादातर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, तो ये है। तो आपने ध्यान रखना है कि रोमन एम्पायर ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स था एज़ कम्पेयर टू ईरानियन एम्पायर। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन भी थे, ध्यान रखना है आपने। अब हम बात करते हैं कि एम्पायर्स कहाँ कहाँ तक फैले थे, कितना इनका साम्राज्य था, कितने एरिया तक इनका एक्सटेंड था, ये हम जानेंगे। तो इसको हम जानते हैं और थोड़ा सा मैप बनाता हूँ, रफ मैप है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा, आप समझ लो ये यूरोप हो गया। ठीक है, इतना पार्ट जो है मान लो आप, ठीक है, यूरोप का पार्ट है, ये क्या है, यूरोपियन पार्ट है। और नीचे आपका क्या है, अफ्रीका का पार्ट है। अब मैप तो है नहीं जो मैं आपको एक्यूरेटली बताऊं, आप बुक में अपना देख लेना, एक्यूरेटली आपको समझ में आ जाएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं एम्पायर कितने फैले थे, है ना। अच्छा, ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, इनके बीच में एक सी है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जो इनको अलग करता है। ये सी स्पेन से लेके, ठीक है, स्पेन से लेके सीरिया तक फैली थी, ये ध्यान रखना है। स्पेन से लेके सीरिया तक इसका जो है फैलाव था। और ये सी जो है इसका नाम है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो यूरोप है, अफ्रीका है, इनको सेपरेट कर दिया बेसिकली मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, और ये स्पेन से लेके सीरिया तक फैला था। तो जो रोमन एम्पायर है इस मेडिटेरियन सी को कवर अप करता है, मतलब रोमन एम्पायर का दबदबा है इस मेडिटेरेनियन सी में, इस भूमध्य सागर में, और नॉर्थन पार्ट में भी इसके, और इस सी के सदर्न पार्ट में भी ये कवर अप करता है रोमन एम्पायर। तो नॉर्थ में इसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, नॉर्थ में इसका जो बाउंड्री बनता है रोमन एम्पायर का, वो दो नदियों से बनता है। एक तो है रिवर धानुबे और एक है रिवर रीने। ठीक है, तो धानुबे और रीने ये दो नदियां हैं जो कि नॉर्थन पार्ट में रोमन एम्पायर के बाउंड्रीज बनाती हैं उसकी, और सदर्न पार्ट में क्या है, सहारा डेजर्ट है। तो यहाँ तक रोमन एम्पायर फैला है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ईरानियन एम्पायर की, कि जो ईरानियन एम्पायर है कहाँ तक फैला है। तो ईरानियन एम्पायर जो है, आप एक सी याद रखना, इस सी का नाम है कैस्पियन सी। ठीक है, अलग से बता रहा हूँ आपको, कैस्पियन सी है, इस सी का नाम आपने याद रखना है, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के सदर्न पार्ट में ईरानियन का रूल था। ठीक है, साउथ में, दक्षिणी छोर में कैस्पियन सी के ईरानियंस का रूल था, ईरानियन एम्पायर था। और ईस्टर्न अरेबिया, ठीक है, अरेबिया के ईस्टर्न पार्ट में भी ये रूल करते थे, ईस्टर्न अरेबिया, और लार्ज पार्ट, बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का भी ये रूल करते थे ईरानियन एम्पायर। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये था रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर का जो रूलेशन एरिया था। अब इनका सेपरेशन कैसे था, क्योंकि हमने बोला ना रोमन अलग एम्पायर है, ईरान का अलग एम्पायर है, तो इनके बीच में क्या सेपरेशन रहा होगा। तो एक छोटा सा लैंड हिस्सा है यूफ्रेट्स, याद रखो, मेसोपोटामिया में टिग्रिस, यूफ्रेट्स, दो नदियां डिस्कस करी थी। तो यूफ्रेट्स जो नदी है, यूफ्रेट्स, तो यूफ्रेट्स नदी का एक छोटा सा लैंड हिस्सा था यूफ्रेट्स की नदी के आसपास। वो छोटा सा लैंड हिस्सा क्या करता था, रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर को सेपरेट करता था। तो ये हमने एक एक्सटेंशन जो है एम्पायर्स का देखा। अब इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर देखा
कि इन दोनों अम्पायर्स का कैसा एक मॉडिफिकेशन था। अब रोमन अम्पायर को जो हम जान रहे हैं, है ना, जाहिर सी बात है कि जो हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, इसका कुछ बेस तो रहा होगा ना, है ना। बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के ये हमें जानकारी थोड़ा ना मिली होगी। हमें पहले एविडेंसेस मिले होंगे, है ना, जो हिस्टोरियंस ने फाइंड आउट करे हैं, उसी के बेसिस पे तो हम ये स्टोरी पढ़ पा रहे हैं। तो एविडेंसेस हमें कैसे मिले, क्या क्या सोर्सेज है एविडेंसेस के, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो जब हिस्टोरियंस ने अपना वर्क करा, अपना आर्कियोलॉजिकल वर्क करा, एक्सकवेशनल वर्क करा, तो उनको बहुत सारे एविडेंसेस मिले। और क्योंकि एविडेंसेस मिले इसलिए हम ये स्टोरी पढ़ पा रहे, इसलिए हम इस हिस्ट्री को जान पा रहे हैं ना। तो एविडेंसेस 3 फॉर्म में मिले। एक तो टेक्स्ट के बेसिस पे मिला, एक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मिला, एविडेंस जो सबूत मिले हैं इस हिस्ट्री के, और एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स या मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे मिला। ठीक है। टेक्स्ट में जैसे कि लेटर आ गए, ऑफिशियल लेटर्स हो गए, स्पीचेस हो गई, सरमन्स हो गए, और किंग की कुछ लॉज हो गए, नियम हो गए, ये सारा आपका टेक्स्ट में आता है। ठीक है। और हिस्ट्रीज हो गई उस टाइम की, जो उस टाइम के लोगों ने लिखी होगी। तो उस टाइम के लोगों ने जो हिस्ट्रीज लिखी उसको हम कहते हैं, एक वर्ड से उसको डिनोट करते हैं जिसका नाम है एनल्स। ठीक है। उस टाइम की हिस्ट्री को, जब उस टाइम के स्कॉलर्स ने जब हिस्ट्री लिखी होगी, तो उस हिस्ट्री को एनल्स कहते हैं। ठीक है। ये सारे टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में जैसे कि इंस्क्रिप्शंस हो गया। ठीक है। इंस्क्रिप्शन, अब इन इंस्क्रिप्शंस को बेसिकली क्या करा जाता था, कैसे लिखा जाता था, पत्थर का एक आइटम होता था, पत्थर को कट करते थे और उसमें इंस्क्रिप्शन बना देते थे। तो ग्रीक और लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा और जो लैटिन की भाषा है, बेसिकली इनके ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट में क्या आता है, पपायरस आता है। अब ये पपायरस क्या होता है? पपायरस एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है। मिस्र की सभ्यता आपने पढ़नी है या पढ़ी होगी आई थिंक, आगे भी पढ़ेंगे अगर टाइम मिला। तो जो इजिप्ट की सभ्यता थी, जो मिस्र की सभ्यता थी, उस सभ्यता के आसपास कौन सी नदी थी? नील नदी थी ना, नाइल रिवर, नाइल रिवर थी। तो पपायरस एक पौधा होता है जो कि इस नाइल रिवर के आसपास ही ग्रो होता था, उगता था। तो फिर क्या करते थे जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, इस पपायरस के प्लांट को प्रोसेस करते थे और एक राइटिंग मटेरियल डेवलप करते थे। मतलब इस प्लांट से क्या बनाते थे, एक ऐसा आइटम बनाते थे जिसमें लिखा जाता था। और ये जो काम करते थे, कौन करते थे? पपायरोलॉजिस्ट करते थे, पपायरोलॉजिस्ट। ठीक है। तो ये सारे एविडेंसेस हमें मिले हैं, आप पिक्चर भी आपके बुक में बनी है, आप देख लेना। अब मटेरियल रिमेन्स में क्या क्या आता है, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, है ना, बिल्डिंग्स है बहुत सारी, और स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कॉइन्स है, स्कल्पचर्स है, बहुत सारी चीज़ें मटेरियल रिमेन्स में आ गई। पूरे लैंडस्केप भी रिकॉर्ड करे गए हैं। अब आप सोच रहे कि भाई उतना बड़ा एरिया कैसे रिकॉर्ड करा गया? एरियल फोटोग्राफी से, मतलब ऊपर से फोटो खींचोगी तब हमें बताया होगा। तो ये सारी चीज़ें एविडेंसेस में आती है जो हिस्टोरियंस को मिली। अब रोमन एम्पायर हमने डिस्कस करना है। अब आप एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना कि जो रोम की हिस्ट्री है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है। एक है रोमन रिपब्लिक, एक है रोमन रिपब्लिक, और एक है रोमन एम्पायर। ठीक है। एक है रोमन एम्पायर। तो रोम की हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रोमन रिपब्लिक, एक है रोमन एम्पायर। हमारी बुक में रोमन एम्पायर के बारे में बताया गया है, तो हम रोमन एम्पायर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। रोमन रिपब्लिक नहीं बताया गया है। थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी बता देता हूँ रिपब्लिक के बारे में। एक्चुअली क्या था, रोमन रिपब्लिक के टाइम पे क्या था, इलेक्शंस का सिस्टम होता था। देखो, रिपब्लिक से समझो ना, ये जो रोमन रिपब्लिक का टाइम था, ये जूलियस सीजर वाला टाइम था, है ना, उसके उनके समय के आसपास का टाइम जो है रोमन रिपब्लिक में आता है। तो रोमन रिपब्लिक में क्या होता था, बेसिकली एक सिस्टम था इलेक्शंस का, सीनेट एक बॉडी थी वो रूल करती थी, पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये क्या था, रोमन रिपब्लिक का टाइम था। ओके। लेकिन इसको नहीं पढ़ना है तो आप बेसिकली इस पे ध्यान दो, रोमन एम्पायर पे, जिसकी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी और हम रोमन एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, रोमन एम्पायर में क्या था, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था काफ़ी अच्छा था, है ना। वहाँ पे रोमन एम्पायर में
वुमेन्स की जो पोजीशन थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी, तो बहुत अच्छा एक संकेत हमें मिलता है। और ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बाद में आगे डिस्कस भी करेंगे कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज थी, वुमेन्स कैसी थी, है ना, कैसी उनकी स्थिति थी, बहुत सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी की कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल दैन गुड बाय, थैंक यू।